तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा विसेंट स्मिथ ने। आदमी की जगह आपको व्यक्ति भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा लोक नायक, यानी तुलसीदास को लोक नायक किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? यानी पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्धाद्वैतवाद से। अगला प्रश्न, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित है? कि कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ पंथ से। अगला प्रश्न, कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कबीर की जो वाणी है उसे बीजक में, यानी बीजक नाम से संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर के शिष्य धर्मदास को। और कबीजक में साखी शब्द रमेनी, इन तीनों को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, भक्ति किस कवि, यानी ये पंक्ति किस कवि की है? अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा संत दादू दयाल की। अगला प्रश्न, अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचयिता कौन है? अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संत हरिदास निरंजनी। अगला प्रश्न, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना है? यानी कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना है? तो इसका सही उत्तर होगा वैष्णव सहजिया संप्रदाय। अगला प्रश्न, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नंददास। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित प्रमुख ग्रंथ निम्न है। मित्रों, यहाँ पर जो भ्रमर गीत परंपरा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें से प्रमुख ग्रंथों को लिखा है, और आप इनके एक तो रचयिता और एक इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कूट भाषा का प्रश्न बनता है या सुमेलित और असुमेलित का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भ्रमर गीत नाम से, यानी जो भ्रमर गीत ये किसके द्वारा रचित है? तो सूरदास के द्वारा। और भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत नाम से किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंददास ने। और मित्रों, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर दूत नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और मित्रों, भ्रमर गीत परंपरा में उद्धव शतक नाम से भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन या ये संबंधित ग्रंथ उद्धव शतक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण कवि रत्न ने। और मित्रों, आपको बताना है कि इनमें से किसे ब्रज कोकिल कहा जाता है? यानी इन चारों में से किस कवि को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कौन थे? रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कौन थे?
तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण। और मित्रों याद रखिएगा कि कवि भूषण का मूल नाम घनश्याम दास था और ये रीतिकाल के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि थे और इनको भूषण की उपाधि रुद्रदेव सोलंकी ने दी थी। अगला प्रश्न, नैन नचाई कही मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? कि नैन नचाय कही मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि पद्माकर की। मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? यानी मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न की यानी अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यानी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के लेखक कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि जो गोष्ठी हुई थी 1953 में परिमल पत्रिका में जो गोष्ठी हुई थी उसके बाद में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और भी अनेक विद्वानों ने नई कविता पर अपने अपने लेख या अपने अपने निबंध लिखे थे। तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यह निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश्वर शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका प्रकाशित यानी अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित नई कविता में मुक्त छंद लेख के रचयिता कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि नई पत्ते ये पत्रिका अलग थी और उसमें तो भारत भूषण अग्रवाल का निबंध छपा था, लेकिन अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में एक लेख लिखा गया था नई कविता में मुक्त छंद। इस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? या
ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। मित्रों याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? मित्रों नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है। यह किसका कथन है? यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है। केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। और मित्रों याद रखिएगा चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? यानी गद्य पद्य मिश्रित जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राउलवेल। और इस राउलवेल के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए तो रोड़ा कवि, यानी राउलवेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राउलवेल से ही हिंदी में नखशिख जो परंपरा है उसका परिवर्तन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फिर राउलवेल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है।
अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है, ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों, ये श्रृंगार शब्द ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो श्रृंगार जो शब्द होगा ये शुद्ध रूप से ये जो रे लगा है ना यहाँ पर, ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन, ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुवदास की रचना है। और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की, इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों, याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी। इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ। और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों, याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्व हिंदी में ब्रजभाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है। यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों, इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल, और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खींचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें
आज के अगले प्रश्न की प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों, इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका रचना काल है। और इसके रचयिता की बात करें तो राम प्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि हैं, कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा
क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, वाद की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? यानी हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के तहत। यानी ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर, और उसी आंदोलन की तर्ज पर हिंदी में एक आंदोलन का आगमन हुआ, उसका नाम है प्रयोगवाद। मित्रों, आप याद रखिएगा कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 में स्टेफेन स्पेंडर और ओडेन एम्पसन एवं लेहमैन ने मिलकर एक संयुक्त काव्य संकलन जिसका नाम है न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी काव्य संकलन से प्रयोगवाद साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न किसने माना है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, आप सभी याद रखिएगा कि नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अलावा विलोचन शर्मा ने भी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? यानी प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों, अब इससे संबंधित यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद के मूलाधार क्या क्या रहे हैं, यानी जो भी विद्वान हुए उन्होंने प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या बताए हैं। तो मित्रों, नवीन कल्पना, यानी प्रयोगवाद की मूल आधार नवीन कल्पना को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी नवीन, नए से शुरू होने वाला नलिन विलोचन शर्मा। और बात करें आगे फिर नवीन भाव एवं भाषा शैली, यानी नवीन भाव एवं भाषा शैली को किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। केवल नवीन कल्पना शब्द आता है तो नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन नवीन भाव के साथ में अगर भाषा शैली भी जुड़ गई तो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और अतिबौद्धिकता, यानी प्रयोगवाद का मूल आधार अतिबौद्धिकता किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद के लिए अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आज की क्लास का अगला प्रश्न,
प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय का। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। और ये प्रयोगवादी रचनाएं, ये प्रयोगवादी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध प्रयोगवादी रचनाएं कब प्रकाशित हुआ? कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध है, ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है, ये 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है। यानी प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए, यानी अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मित्रों, जो अज्ञेय है, इन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया और उन्होंने इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो मित्रों, आप हमें बताइएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। मित्रों, आपको बता दें कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक निकाले थे और ये जो 4 तार सप्तक है, इनमें जो पहला तार सप्तक है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है और यह 1943 ईस्वी में निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले तथ्यों की। यानी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न प्रकार हैं। यानी अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक निकाले गए वह निम्न है। तार सप्तक, यानी पहला सप्तक जिसको कहा जाता है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना गया, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, तार सप्तक का सीधा सा अर्थ है कि इसमें जो भी कवि है, यानी इसमें 7 कवियों को, जो 4 सप्तक है, पहला सप्तक, इसमें भी 7 कवि, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को एक समान सी मिलती जुलती भाव बोध वाली रचनाओं को शामिल किया गया है। तो तार सप्तक
ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक की बात करें तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक की बात करें तो ये 1959 में, और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, तार सप्तक के जो कवि हैं और चारों तार सप्तकों के कवियों का विवरण हम आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपके लिए यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनकी एक अलग से क्लास आपके लिए बना देंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ में, जिससे सारे के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? यानी तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। मित्रों, जो तार सप्तक है ये मूलतः प्रभाकर माचवे की मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है, परंतु इसका प्रवर्तक या संपादक अज्ञेय रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यानी अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु दूहरा साधन है। एक तो नवीन जीवन तथ्यों को जानने समझने का, तथा दूसरा नवीन भाषा शैली एवं नवीन उपमानों का उन्हें अभिव्यक्त करने का यह एकमात्र साधन है। बात करें अगले। कवि केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? कवि केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। मित्रों, याद रखिएगा, अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कवि केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का जनक और हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आधुनिक काल का जनक और हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि सूरदास को। मित्रों, याद रखिएगा कि अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है, लेकिन आप सभी से एक प्रश्न कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा है और अष्टछाप की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। और मित्रों, याद रखिएगा कि स्वयंभू की जो रचना है उसका नाम है पवम चर्यू, जिसमें राम कथा का वर्णन है। इस वजह से उसे यानी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न, अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा चंदायन। और मित्रों, चंदायन के रचयिता की बात करें तो चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। अगला प्रश्न है, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी भाषा का। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो हिंदी शब्द है यह किसने दिया है? तो हिंदी शब्द देने वाले ईरानी थे। ईरानियों ने हिंदी शब्द दिया है और यह फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, किस भाषा को कोसली और बेसवाड़ी भी कहा जाता है? किस भाषा को
कोसली या बेसवाड़ी भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा को। अगला प्रश्न है, साहित्य की दृष्टि से हिंदी के महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? साहित्य की दृष्टि से हिंदी की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। मित्रों याद रखिए, ब्रज भाषा में जितना साहित्य लिखा गया और उतना साहित्य और किसी भाषा में नहीं लिखा गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आलवार संतों को वैष्णव तो नैनवार संतों को क्या कहा जाता है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि आलवार संतों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव, या वैष्णवों को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? आलवार संत। तो नैनवार संतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शैव। और मित्रों आप सभी से प्रश्न की शैव किन्हें कहा जाता है? अगला प्रश्न, हिंदी को गंवारू बोली कहकर किसने उर्दू का समर्थन किया था? यानी हिंदी को गंवारू बोली कहकर किसने उर्दू का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। मित्रों 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लुईपा। मित्रों याद रखिएगा कि सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84। और सिद्धों की अगर भाषा की बात कर ली जाए कि सिद्धों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो संध्या भाषा। लेकिन सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा लुईपा। और मित्रों जितने भी सिद्ध है उन सिद्धों के नाम के पीछे आपको पा जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न, हिंदी के आरंभिक रूप को सर्वप्रथम अवहट किसने कहा है? हिंदी के आरंभिक रूप को सर्वप्रथम अवहट किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा भोले शंकर व्यास ने। अगला प्रश्न, मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा मंझन ने 1545 ईस्वी में। मित्रों सूफी काव्य मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में की। लेकिन अगर इसका नायक आपसे पूछा जाता है कि मधुमालती का नायक कौन है, तो मनोहर। और नायिका की अगर बात की जाती है तो नायिका मधुमालती है। अगला प्रश्न, जायसी ने पद्मावत की रचना कब की थी? यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय में। अगला प्रश्न, हंसावली के रचयिता कौन है? हंसावली के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा असायत कवि। और मित्रों असायत कवि ने हंसावली की रचना 1370 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, चित्रावली की रचना किसने व कब की? चित्रावली की रचना किसने व कब की? तो इसका सही उत्तर होगा उस्मान ने। यानी कवि उस्मान ने 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की थी। और मित्रों इसका नायक की अगर बात कर ली जाए तो इसका नायक सुजान था, तो इसकी नायिका चित्रावली है। अगला प्रश्न, किस रचना में परमर्दी देव के सामंत आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है? किस रचना में परमर्दी देव के सामंत आला और उदल की वीरता का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा परमाल रासो। और मित्रों याद रखिएगा कि परमाल रासो के रचयिता जगनिक थे। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रचना में देवनागरी लिपि के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने किस रचना में देवनागरी लिपि के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही? तो इसका सही उत्तर होगा अखरावट में। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मलिक मोहम्मद ने अपनी किस रचना में कयामत का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न,
अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ और सबसे कनिष्ठ कवि कौन है? अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ व कनिष्ठ कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कुंभनदास व नंददास। मित्रों, अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि की अगर बात की जाए तो कुंभनदास और सबसे कनिष्ठ कवि की बात की जाए तो नंददास है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय एवं संत संप्रदाय के या संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है? यानी किस संप्रदाय को नाथ संप्रदाय और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निरंजनी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना सर्वाधिक विवादास्पद रही? यानी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास की वह कौन सी रचना है जो सर्वाधिक विवादित रही? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य लहरी। और मित्रों, याद रखिएगा कि सूरदास की 3 रचनाएं प्रमुख है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जानकवि। और मित्रों, जानकवि की रचनाओं की बात करें तो इनकी कुल 29 रचनाएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास को। अगला प्रश्न, रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, सूफियों की मसनवी शैली से क्या आशय है? यानी सूफियों की अपनी रचनाओं में जो मसनवी शैली अपनाई गई उस मसनवी शैली का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो भी सूफी कवि होते हैं वो अपनी रचना में सबसे पहले ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और साहे वक्त यानी उस समय जो राजा है उसकी प्रशंसा, अगर इनका वो पालन करता है तो उसी शैली को हम मसनवी शैली कहते हैं। अगला प्रश्न, महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन मिलता है? महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आरण्यक पर्व का। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि में रामायण लिखने वाले कौन थे? गुरुमुखी लिपि में रामायण लिखने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कपूर चंद त्रिखा। अगला प्रश्न, किस कवि की गोपियां सर्वाधिक तर्कशील है? किस कवि की गोपियां यानी वह कवि कौन है जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा है और भ्रमर गीत में वे गोपियां अधिक तर्कशील है? तो इसका सही उत्तर होगा नंददास। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि नंददास की जो उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ वह रचना किस नाम से है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, कवि आलम की प्रेमिका का नाम क्या था? कवि आलम की प्रेमिका का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शेख रंगरेजिन। मित्रों, याद रखिएगा कि शेख रंगरेजिन मुस्लिम समुदाय से थी तो आलम हिंदू संप्रदाय में, हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति से थे। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जसवंत सिंह। और मित्रों, याद रखिएगा कि भाषा भूषण में कुल 212 दोहे हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा रस्सा उपनाम से। अगला प्रश्न, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक
कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। और मित्रों, अगर राम प्रसाद निरंजनी की रचना की बात की जाती है तो इनकी रचना का नाम है भाषा योग वशिष्ठ, जो 1741 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा था? कि खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शकुंतला नाटक। और मित्रों, याद रखिएगा कि शकुंतला जो नाटक है ये अनुदित नाटक है और इसके रचयिता राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न, हिंदी में दोहा चौपाई पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिंदी में दोहा चौपाई पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। और मित्रों, अब्दुल रहमान की जगह अदहमान नाम भी आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज रासो की रचना किस शैली में की गई है? पृथ्वीराज रासो की रचना किस शैली में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पिंगल शैली में। और मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थानी बोलियों से मिश्रित जो ब्रजभाषा का रूप है उसे पिंगल कहा जाता है। और राजस्थानी के साथ में अगर अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है तो उसे डिंगल शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, कयमास वध किस रासो काव्य की प्रमुख घटना है? कयमास वध किस रासो काव्य की प्रमुख घटना है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो की। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न की पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आधुनिक काल को प्रेम काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को प्रेम काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल रीतिकाल का अंतिम चरण यानी 1843 ईस्वी और भारत तेंदु के आगमन काल यानी 1868 यानी 1843 से लेकर के 1868 के मध्य के जो 25 वर्ष का समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संक्रांति काल। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दलपति विजय। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि धनपाल। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास। मित्रों, याद रखिएगा कि दादू दयाल जी के संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। अब बात करें अगले प्रश्न की। भक्त माल के
प्रथम टीकाकार कौन थे? भक्तमाल के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियादास। यानी भक्तमाल के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियादास है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा? खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी व मूर्ख किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, सवैयों के शहंशाह किस कवि को कहा जाता है? सवैयों के शहंशाह किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि रसखान को। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न की रसखान का मूल नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन को। और मित्रों याद रखिएगा कि नागार्जुन ने 1936 में श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वहीं पर दीक्षा ली थी और वहीं पे अपना नाम नागार्जुन बदल लिया था। वैसे इनका मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रलोक की यात्रा। अगला प्रश्न, भाषा का जादूगर यानी भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय को। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय। अगला प्रश्न, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंथ। अगला प्रश्न, किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में साहित्य रचना की है? किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में साहित्य रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल ने। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी क्या मत था? यानी राजा लक्ष्मण सिंह का जो खड़ी बोली है उसके विषय में क्या मत था? तो इसका सही उत्तर होगा विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी। यानी राजा लक्ष्मण सिंह विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। अगला प्रश्न, नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता की रचना किसने की? हमारो उत्तम भारत देश कविता की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।